प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट 3 कक्षा के ABST पेपर फेस्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स पेपर के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस पूंजी लाभ से आय टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियोज में आपको बताया था कि इनकम के 5 मुख्य शीर्षक होते हैं। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, पूंजी लाभ से आय। और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यानी अन्य साधनों से आय। इनमें प्रथम 4 शीर्षक मुख्य शीर्षक माने जाते हैं और 5वां जो शीर्षक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो एक अलग तरह का हेड है, शीर्षक है, जो इनकम प्रथम 4 शीर्षकों से संबंधित नहीं होती है, वो 5वें शीर्षक में कर योग्य मानी जाती है। तो मुख्य जो 4 शीर्षक हैं उनमें से नंबर 4 शीर्षक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, पूंजी लाभ से आय। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कौन सी आय कर योग्य मानी जाती है, तो इसमें यह बताया गया है कि ऐसी पूंजी संपत्ति जिसका गत वर्ष में हस्तांतरण किया गया हो से उत्पन्न होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। इसमें 2-3 बातें हैं कि धारा 45A के अनुसार गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ जनरली उस गत वर्ष में कर योग्य होते हैं जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है। इस परिभाषा के अनुसार किसी आय पर पूंजी लाभ शीर्षक में कर लगने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। नंबर 1 है किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो, हस्तांतरित संपत्ति पूंजी संपत्ति हो, हस्तांतरण गत वर्ष में हुआ हो, ऐसे हस्तांतरण से लाभ उत्पन्न हुआ हो और ऐसा लाभ किसी प्रावधान के तहत कर मुक्त नहीं हो। इन 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि अमुक लाभ पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य है अथवा नहीं। पूंजी लाभ संबंधी व्यवहारों को या व्यवस्थाओं को भली प्रकार समझने के लिए पूंजी लाभ एवं हस्तांतरण दोनों शब्दों का विस्तृत अर्थ समझना अति आवश्यक है। यदि एक व्यवहार में कोई संपत्ति पूंजीगत नहीं है और उसका गत वर्ष हस्तांतरण हुआ है तो उस पर इस हेड में नहीं लगता है। एक ऐसा व्यवहार हुआ है जिसमें संपत्ति तो पूंजीगत है परंतु जो व्यवहार हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो हस्तांतरण यानी ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं आता है तो पूंजी लाभ उत्पन्न नहीं होता है। तो संपत्ति पूंजीगत होनी चाहिए और गत वर्ष में उसका ट्रांसफर होना चाहिए, तभी पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य लाभ उत्पन्न होता है। पहला है पूंजी संपत्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। धारा 214 के अनुसार पूंजी संपत्ति का ये अर्थ है। नंबर 1 करदाते पास रखी गई किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति से है, चाहे यह संपत्ति करदाता के व्यापार या पेशे से संबंधित है अथवा निजी प्रयोग में आ रही हो। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि संपत्ति पूंजीगत है तो उसका गत वर्ष में ट्रांसफर होने पर पूंजी लाभ कर योग्य माना ही जाता है। यह नहीं देखा जाता कि पूंजीगत संपत्ति व्यापारिक है अथवा निजी। व्यापारिक और निजी दोनों प्रकार की संपत्तियां यदि पूंजीगत संपत्ति परिभाषा में आती हैं तो उसका गत वर्ष में ट्रांसफर होने से जो लाभ उत्पन्न होता है उसको पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। नंबर 2 एक विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा धारित कोई प्रतिभूति जिसे
सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत बनाए गए रेगुलेशंस के अनुसार इन प्रतिभूतियों में विनियोजन करता है तो उसको पूंजी संपत्ति माना जाता है। परंतु इस धारा के कुछ अपवाद हैं, अर्थात निम्न 6 प्रकार की संपत्तियों को पूंजीगत नहीं माना जाता है। अतः इन संपत्तियों का यदि गत वर्ष में हस्तांतरण होता है तो भी पूंजी लाभ की गणना नहीं की जाती है, क्योंकि पूंजी लाभ उत्पन्न होता ही नहीं है। नंबर 1 है व्यापारिक रहती यानी स्टॉक इन ट्रेड। प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार अथवा पेशे से संबंधित कच्चा माल, अनिर्मित माल, निर्मित माल, उपभोग संबंधी सामग्री, इनका जो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में यदि करदाता के पास में है तो इसको पूंजी की संपत्ति नहीं माना जाता है। अतः इसके स्थानांतरण होने वाले लाभ को पूंजी लाभ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नंबर 2 है घरेलू प्रयोग या उपयोग की चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डोमेस्टिक यूज। इनमें करदाता अथवा उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी भी सदस्य के निजी प्रयोग के वस्त्र, फर्नीचर, कार, स्कूटर, टीवी, कूलर आदि वस्तुएं हैं, परंतु इसमें निम्न शामिल नहीं, अर्थात निम्न को पूंजी निजी उपयोगिता संपत्ति होते हुए भी पूंजी की संपत्ति माना जाता है। अतः इस पर पूंजी लाभ की गणना की जाती है और पूंजी लाभ टैक्सेबल इनकम माना जाता है। यानी ज्वेलरी, जेवरात, ऑर्नामेंट्स, निजी उपयोग के जेवरात को पूंजी संपत्ति माना जाता है। अतः उसके गत वर्ष ट्रांसफर होने पर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। जेवरात में निम्न को शामिल किया जाता है: सोना, चांदी, प्लेटिनम अथवा अन्य किसी कीमती धातु से बने हुए आभूषण, अथवा किसी खोट अथवा मिलावट से बने हुए आभूषण जिसमें एक या अधिक ऐसी कीमती धातु भी मिली हुई हो। ये कीमती धातु चाहे मूल रूप में हो अथवा इन पर काम किया हुआ हो अथवा पहनने के वस्त्रों के साथ सिली हुई हो, सभी दशाओं में जेवरात में शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का अपना कोट है और उसके जो बटन है वो सोना या चांदी या प्लेटिनम बने हुए हैं तो उनको पूंजी संपत्ति माना जाता है और उसके ट्रांसफ़र पर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। नंबर 2 है मूल्यवान एवं अर्धमूल्यवान पत्थर, चाहे ये किसी फर्नीचर, बर्तन अथवा किसी वस्तु से लगे हुए हो अथवा इन पर कोई काम किया हुआ हो अथवा पहनने की वस्तुओं के साथ सिले हुए हो, सभी दशाओं में जेवरात में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक संग्रहण, नेक्स्ट ड्राइंग्स, नेक्स्ट पेंटिंग्स, नेक्स्ट मूर्तियाँ और लास्ट है कोई कलात्मक कार्य, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। नंबर 2 है जिसको पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि यानी रूरल लैंड। ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि से किसी ऐसी कृषि भूमि से होता है जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं हो। इस उद्देश्य के लिए शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि से निम्न की पूंजी संपत्ति अर्थात भूमि से होता है: वह भूमि ऐसी नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा में स्थित हो जिसकी आबादी 10,000 से कम नहीं हो, अथवा वह भूमि निम्न प्रकार से निर्धारित हवाई दूरी के भीतर स्थित हो। यदि उक्त 3rd ए में वर्णित नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो परंतु 1 लाख से अधिक नहीं हो तो उस नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी तक स्थित कृषि भूमि को भी शहरी कृषि भूमि माना जाता है। यदि नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से अधिक नहीं हो तो ऐसी नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी तक स्थित कृषि भूमि को भी शहरी कृषि भूमि माना जाता है। यदि नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो ऐसी नगरपालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी तक स्थित भूमि को भी शहरी कृषि भूमि माना जाता है।
शहरी कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाता है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रीय कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि से आशय ऐसी कृषि भूमि से होता है जो किसी भी ऐसी नगरपालिका या कैंटन बोर्ड जिसकी आबादी 10,000 या अधिक हो, स्थानीय सीमा से ऊपर बताए गए नियम अनुसार 2, 6 या 8 किमी जैसी भी स्थितियों से अधिक दूरी पर स्थित हो। तो ग्रामीण क्षेत्रीय कृषि भूमि को शहरी क्षेत्रीय कृषि भूमि से अलग रखा गया है। शहरी क्षेत्रीय कृषि भूमि पूंजी संपत्ति माना जाता है, उसके ट्रांसफर पर पूर्ण लाभ की गणना की जाती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रीय कृषि भूमि को पूंजी की संपत्ति नहीं माना जाता है और उस पर पूर्ण लाभ की गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980। इन तीनों संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गमित विशेष धारक बॉन्ड 1991, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत जारी किए गए गोल्ड बॉन्ड्स अथवा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के तहत जारी जमा प्रमाण पत्र, इनको भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। अतः उपरोक्त संपत्तियों के बेचने पर होने वाला लाभ कर मुक्त होगा, क्योंकि आगे अधिनियम में इन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना गया। प्रिय विद्यार्थियों, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 और राष्ट्रीय सुरक्षा गोल्ड बॉन्ड 1980 व स्पेशल पीरियड बॉन्ड्स 1991 और स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत जारी गोल्ड बॉन्ड, ये संपत्तियां अब प्रचलन में नहीं हैं, क्योंकि इनका शोधन हो चुका है। अतः इन संपत्तियों के शैक्षिक महत्व रह गया है, इनको अब व्यावहारिक रूप से किसी व्यक्ति के पास भी संपत्तियां नहीं है, इसलिए इन पर पूंजी लाभ की गणना नहीं की जाती है। एक विदेशी संस्थागत निवेशक यदि प्रतिभूतियों को व्यापार रहते रूप में रखता है, तब भी ऐसी प्रतिभूतियों को पूंजी संपत्ति माना जाएगा एवं इनके स्थानांतरण से होने वाला लाभ या हानि पूंजीगत लाभ या हानि माना जाएगा। मानेगी पूंजी संपत्तियां नियम संपत्तियों या तो पूंजी संपत्तियां हैं अथवा इनको पूंजी संपत्ति माना गया है, अतः इनके ट्रांसफर से होने वाले लाभ पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य माना जाता है। इसमें नियम संपत्तियों को शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति श्रेणी माना गया है। अन्य भूमि चाहे गांव में स्थित हो अथवा शहर में, चाहे स्वयं के आवास में काम आती हो अथवा किराए पर उठाई गई हो अथवा व्यापार में काम आती हो, प्रत्येक परिस्थिति में भूमि और भवन को पूंजी संपत्ति माना जाता है। व्यापार के प्रयोग की स्थायी संपत्तियां चाहे ह्रास योग्य हो अथवा नहीं हो, प्रत्येक परिस्थिति में इनको पूंजी संपत्ति माना जाता है। अंश तथा प्रतिभूतियां शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अंशों में या कंपनी के डिबेंचर्स में कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो इनको अंश अथवा प्रतिभूतियां माना जाता है और इनको पूंजी संपत्ति माना जाता है। यदि गत वर्ष में इनका स्थानांतरण किया गया है तो इन पर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। नेक्स्ट है सोना, चांदी, प्लेटिनम, कीमती पत्थर, जेवर इत्यादि, इनको पूंजी संपत्ति माना गया है और इनका यदि गत वर्ष में करदाता द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तो इन पर पूंजी लाभ अथवा पूंजी हानि की गणना की जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें अदृश्य संपत्तियां। प्रिय विद्यार्थियों, संपत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। टेंजिबल एसेट्स, दृश्य संपत्तियां यानी मूर्त संपत्तियां। नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य या अमूर्त संपत्तियां। और नंबर 3 है फिक्टिशियस एसेट्स यानी कृत्रिम संपत्तियां। तो इनमें से मूर्त संपत्तियां तो पूंजीगत हैं ही हैं, लेकिन कृत्रिम संपत्तियों को पूंजी संपत्ति कभी नहीं माना जाता है। और अदृश्य संपत्तियां, जिसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इनको पूंजी संपत्ति माना जाता है और इनका यदि गत वर्ष में करदाता द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तो इन पर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। इसमें प्रमुख रूप से निम्न अदृश्य संपत्तियों को पूंजी संपत्ति माना गया है। नंबर 1 है व्यापार की ख्याति यानी गुडविल ऑफ ए ट्रेड।
व्यापारिक ख्याति को पूंजी संपत्ति माना जाता है, मगर पेशे की ख्याति को पूंजी संपत्ति अभी भी नहीं माना जाता है। अंश क्रय करने का अधिकार पूंजी संपत्ति माना जाता है। साझेदार संस्था में एक साझेदार हिस्सा, इसको भी पूंजी संपत्ति माना गया है। खानों के संबंध में लीज होल्ड अधिकार, लीज हो राइट्स को भी पूंजी संपत्ति माना गया है। वस्तुओं के निर्माण करने का लाइसेंस, इसको भी पूंजी संपत्ति माना गया है। मार्गों की परमिट ऑफ रूट्स, इनको पूंजी संपत्ति माना गया है। किराएदार अधिकार यानी टेनेंसी राइट्स, इसको भी पूंजी संपत्ति माना गया है। प्रबंध का अधिकार यानी राइट टू मैनेजमेंट, इसको भी पूंजी संपत्ति माना गया है। ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम, इनको पूंजी संपत्ति माना गया है। इन अदृश्य संपत्तियों को पूंजी संपत्ति मानते हैं। तो इनका यदि गत वर्ष में करदाता द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तो इन पर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। यहाँ एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊपर जो इन संपत्तियों का जिक्र किया है वो व्यापारिक स्कंद के रूप में हो तो इन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। आभूषण विक्रेता के पास सोना चांदी जेवर का स्टॉक है, पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। लेकिन निजी उपयोग के हैं तो उन पर पूंजी संपत्ति मानते हुए पूंजी लाभ की गणना की जाती है। व्यापार की ख्याति को पूंजी संपत्ति माना गया है, परंतु पेशे की ख्याति को पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है, अतः इन पर पूंजी लाभ की गणना नहीं की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स यानी पूंजी संपत्तियों के प्रकार। पूंजी संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स यानी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, और नंबर 2 है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर जो लाभ होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और यदि हानि होती है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर यदि लाभ होता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और यदि हानि होती है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। इसकी विशेष चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप आज के वीडियो को अवश्य सुनें। यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और अपने साथियों को भी आप सुनने के लिए प्रेरित करें, उनके लिए भी जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा, और प्रेक्षक दृष्टिकोण से तो ये उपयोगी है ही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य सुनें। धन्यवाद। थैंक यू।